हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 आव्यूह के सभी महत्वपूर्ण सूत्र एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा, स्कूल एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्र आसान भाषा में मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले लिखा है चैप्टर 3, ठीक है, आव्यूह यानी मैट्रिसेस। आव्यूह किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो आव्यूह है संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, आव्यूह कहलाता है। देखिए, जो संख्याओं का या फलनों का आयताकार आयताकार क्रम विन्यास ही क्या कहलाता है, हमारा आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम पहले देखते हैं आव्यूह किसे कहते हैं, मतलब आव्यूह, देखिए आव्यूह किसे कहते हैं हो गया। अब आव्यूह यानी देखिए इस तरह से अगर हम लिख दिए तो इसे कहते हैं आव्यूह। ABCDEFGHI ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो ये पहली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम पंक्ति बोलते हैं, ठीक है, R1 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? R1। इसको बोलते हैं R2, इसको पंक्ति यानी रो बोलते हैं। ये बोलता है 3, R3 इसको, ठीक है। इसी तरह इसको हम बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है कॉलम, यानी C1, ये होता है C2 और ये होता है हमारा C3 होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये कितने कोटि का होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से पंक्ति को लिखते हैं, हमेशा पंक्ति को लिखते हैं। तो कितने पंक्ति हैं? 2। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 स्तंभ है, यानी 2 गुणे 3, इसे कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखे 2 गुणे 3। तो यहाँ पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं, यानी पंक्ति को लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, स्तंभ को होते हैं। हमेशा पहला वाला हमारा क्या होता है, पंक्ति होता है, ये याद रखिएगा। ये कितने कोटि का है? 2 गुणे 3 कोटि का है। अगर इसी तरह हम पहले की बात करें तो ये कितने कोटि का था? तो 3 गुणे 3 कोटि का था, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा, इसको निरूपण कैसे किया जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर AIJ इस तरह से दिया है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं A11, ठीक है, A12, जो कि जैसे कि ऊपर देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है A11, A12, A13, A21, ठीक है। पहले देखिए ये 1 था, फिर ये 1 था, फिर ये 1 था, ठीक है, 1 2 3 बढ़ गया है। फिर यहाँ पर अगर 1 है तो 2 होगा, फिर ये 3 होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, A11, A12, A13, ठीक है। इस तरह से इसको निरूपण किया जाता है। अगर यही बात करते हैं आव्यूह कैपिटल लेटर से लिख दर्शाते हैं, ये नहीं कि हम आव्यूह को लिख रहे हैं तो A बराबर ऐसे लिख दें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। हमेशा इसको कैपिटल लेटर, यहाँ देख रहे हैं, कैपिटल लेटर से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो है हमारा आव्यूह के प्रकार, तो यहाँ पर देखिए लिखा है आव्यूह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है क्या है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह मतलब रो मैट्रिक्स जो है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाती है। जैसे देखिए इसमें कितना है, हमेशा हम कैसे गिनते हैं, अगर इस तरह से है 1 2 3 4 5 6, तो पंक्ति, इसको बोलते हैं पंक्ति, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्तंभ। तो इसमें कितने पंक्ति हैं? 1 और ये 2, तो 2 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 स्तंभ है, यानी ये 2 गुणे 3 का हो गया, ठीक है। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में पंक्ति आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो देखिए इसमें कितने पंक्ति है? एक ही पंक्ति है, यानी 1 गुणे 3। 3 कैसे है? 1 स्तंभ 2 3, 3 स्तंभ हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 गुणे 3 का क्या हो जाएगा, कोटि का हो जाएगा, और इसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो हमेशा पंक्ति पहले लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह का मतलब होता है जिसमें क्या हो, एक ही स्तंभ हो, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 3 4, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने स्तंभ, पंक्ति, पंक्ति तो हमारे 1 2 3 पंक्ति है, तो हम पंक्ति पहले लिखते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ लिखते हैं। स्तंभ कितने हैं? ऐसे अगर देखोगे एक ही लाइन है, यहाँ पर हो गया एक, तो जिसमें एक स्तंभ हो उसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा शून्य या रिक्त आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें अवयव शून्य होता है, रिक्त यानी शून्य रिक्त आव्यूह कहलाता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जितना भी है सब शून्य है, 0 0 है, इसमें भी पूरा 0 0 है, इसमें भी 0 0 है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं, जिसके सभी एलिमेंट यानी अवयव क्या हो, हमारे 0 0 हैं, उसको बोलते हैं रिक्त या शून्य आव्यूह। अब उसके बाद देखते हैं वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग आव्यूह। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा। अब देखिए वर्ग आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बराबर दिया है, वर्ग आव्यूह का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो। यानी देखिए यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 है, ये वर्ग आव्यूह है। यहाँ 4 गुणे 4 भी हो सकता है, 2 गुणे 2 भी हो सकता है। 2 गुणे 2 कैसे होगा, 1 2 3 4, ये देखिए 2 गुणे 2 यानी ये भी वर्ग आव्यूह है। ठीक है, जितने कॉलम हो और उतने ही स्तंभ होने चाहिए, तो ये क्या होगा, हमारा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, वर्ग आव्यूह में जो कोटि होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि कोटि m गुणे n वर्ग आव्यूह होगा यदि m बराबर n, मतलब ये दोनों संख्याएं जब यहाँ जो कोटि ये दोनों बराबर हो जाए तो वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब यहाँ पर दिया है नेक्स्ट विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह, ठीक है, जिसका विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। अब कह रहा है विकर्ण के अलावा सभी शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा विकर्ण आव्यूह है। देखिए यहाँ पर ये दिया है, इसके अलावा जितने बाकी सब दिए हैं सब क्या है, शून्य है, तो इसको विकर्ण आव्यूह कह लेते हैं। इसको डायगोनल 1 2 1 5 4 भी इस तरह से भी लिखा रहा है। अगर कहीं पर ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा आप लोग, जैसे कि देखिए जो विकर्ण है 1 5 और 4, इसका मतलब ये विकर्ण आव्यूह दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखते हैं अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यदि इसके विकर्ण के अलावा विकर्ण के अवयव समान होते हैं। यहाँ पर देखिए जो विकर्ण होते हैं वो समान हो तो उसे क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर भी 3 3 3 3, ठीक है, यहाँ पर -1 -1 2 2 4 4 5 5 सब ऐसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखिए इसमें क्या था, अलग अलग थे, बाकी सब शून्य थे। अगर अलग अलग हैं तो वो विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, अगर एक ही जैसे हो गए तो वो अदिश आव्यूह कहलाएगा, अगर वो 1 1 हो जाते हैं तो इकाई या तत्समक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इकाई या तत्समक आव्यूह यानी यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सब के सब हमारा विकर्ण कितने हैं, 1 1 1 है। ठीक है, देखिए इसमें 3 टाइप के हो गए। एक होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, ये तीनों जो विकर्ण होते हैं वो तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। अगर तीनों सेम हो गए तो उसे अदिश आव्यूह कहलाते हैं। अगर वो तीनों सेम हो लेकिन 1 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दो आव्यूह ए बराबर दिया ए आई जे एवं बी बराबर दिया बी आई जे समान तब कहलाएंगे, कब कहलाते हैं, जब ए और बी दोनों तुल्य हों अर्थात समान कोटि के हों। तो देखिए यहाँ पर ये 2 गुणे 2 का भी है और ये भी 2 गुणे 2, यानी पहला हमारा ये पहला क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या रूल है, कह रहा है ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो अर्थात आई और जे के सभी मान समान होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 4 है तो 4 है, मतलब ये समान आव्यूह है। ठीक है, ऐसे समान होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कह रहा है यदि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, ध्यान दीजिए परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त नए आव्यूह को ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं तथा इसे ए डैश या ए टी से निरूपित किया जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर है, ऐसे है, ठीक है, यह है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, और ये देखिए कितने का है, ये है, पहले हम 2 गुणे 3 लिखेंगे क्योंकि देखिए कितने स्तंभ हैं, कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं, 3। अब कह रहा है इसमें कि स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, तो अब इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मतलब 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, देखिए ये वाला लाइन ऐसे हो गया और 4 5 6 ऐसे हो गया। अब ये हो गया 3 गुणे 2। ठीक है, 3 गुणे कितने हो गए, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं ए डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं या ए टी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, आव्यूह का परिवर्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर देख लीजिए ये आव्यूह के कुछ गुणधर्म हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कह रहा है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म किन्हीं 2 आव्यूह ए तथा बी के लिए। ठीक है, अगर कोई ए है, ठीक है, अब मान लीजिए उसका ए डैश निकाले, उसका फिर ए डैश निकाल दोगे तो वो ए के बराबर ही आ जाएगा। यानी मान लो कोई ए पहले से है और उसका एक बार ए डैश निकाल दो, फिर उसका ए डैश निकालोगे तो यही आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 है, 4 5 6 है, यही है, इसका ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा
1 2 3 4 5 6 इसका हो जाएगा। फिर इसका ए डैश निकालो एक बार, और इसका ए डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फिर पंक्ति को रो में बदल देना है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो देखिए वो बराबर होता है। ये पहला हमारा गुणधर्म था। दूसरा अगर गुणधर्म करें तो देखिए के क्या था, हमारा कांस्टेंट है, अचर है, तो यहाँ पर हम के को बाहर लिख दे रहे हैं, ठीक है, और ए डैश इस तरह से लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी पर डैश है तो ए डैश प्लस बी डैश इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ए बी डैश है तो इसको लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, इसको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें करा सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे सममित आव्यूह है कहलाता है यदि और केवल यदि ए आई जे बराबर ए आई जे हो। मतलब जो आव्यूह है, ठीक है, अगर उसका परिवर्त आव्यूह निकाला गया और सेम ही आ गया, मतलब सेम उसी तरह आ गया, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सममित आव्यूह। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, देखिए माना a बराबर 3 -4 6 था। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो देखिए जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा, यानी देखिए 3 हो गया, फिर ये वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, और ये 6 हो गया। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, जो ए डैश था वही ए डैश हमको मिल गया। तो इसे कहते हैं सममित आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है विषम सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर देखिए कैसे ए दिया है, अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे यानी ए डैश निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश निकालें, यहाँ पर देखिए यहाँ के बाद इसको हम किए तो देखिए 0 था परिवर्त आव्यूह में, तो ये तो यहाँ रह जाएगा, और ये वाला अब नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला ऊपर चला गया, और ये वाला यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, पहले 0 -2, अब देखिए यहाँ पर पहले -2 था, अब लेकिन यहाँ 2 हो गया है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो 0 से माइनस कॉमन लेंगे कोई नहीं फर्क पड़ता, यहाँ प्लस है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस है, ये प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस आगे आ गया हमारा, यानी ए डैश बराबर क्या हो गया, माइनस ए। तो इसलिए जब भी कॉमन करें अगर वो आता है क्या, माइनस में आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद सारा मैट्रिक्स एक जैसा हो तो हमारा क्या होता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रमेय। खरा प्रमेय, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह कहलाता है तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चन में, तो ये ज़्यादातर आपको अच्छे से समझ तब आएगा जब इसका क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। प्रमेय 2 की बात करें तो कह रहा है किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जाता है। इस पर 2-3 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल भी है आपका और एक न्यूमेरिकल यानी प्रश्नावली में भी क्वेश्चन है। देखिए अगर एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो हमारा क्या होता है, सममित आव्यूह होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो हमारा क्या होता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि एक सममित आव्यूह है और ये है, ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी प्रतिलोम, ठीक है, व्युत्क्रमणीय इसको बोलते हैं प्रतिलोम। यदि ए कोटि m का एक वर्ग आव्यूह यदि एक अर्ग अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी हम निकालें और बी ए निकालें। जैसे मान लीजिए पहले ए बी हम निकालिए, ए बी का मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, कोई 2 आव्यूह दिया, जैसे मान लीजिए ए दिया है बी दिया है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या आ गया हमारा, कह रहा है 1 0 0 1, इस तरह से आ गया। ए बी निकालें और फिर मैंने बी ए निकाला तो भी क्या आ गया, 1 0 0 1 आ गया, ठीक है। ये दोनों हमारा आ जाता है इस तरह से, तो इसे बोलते हैं तो आव्यूह ए का व्युत्क्रमी आव्यूह कहते हैं और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। ऐसी दशा में आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। समझ गया? तो स्टूडेंट ये थे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 आव्यूह के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।